सुपर किंग्स आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक और अपने लिए 5 ट्रॉफी जीतने वाली दूसरी टीम। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की 2 सबसे सफल टीमें हैं और इस साल के आईपीएल में अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों टीमें ही लगभग बॉटम में हैं। और आज की वीडियो में हम चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या रीज़न है चेन्नई के इस बड़े डाउनफॉल की। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई इसकी शुरुआत होती है आईपीएल 2025 के ऑक्शन से। भाई जहां सारी टीमें जो हैं वो यंग प्लेयर्स पर भरोसा जता रही थी, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर ओल्ड प्लेयर्स पर ज़्यादा निर्भर कर रही थी। भाई हमने लगातार सालों दर साल देखा है कि चेन्नई सुपर किंग्स ऑक्शन में जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर को लेना पसंद करती है, ना कि यंग प्लेयर्स को। और इस साल के ऑक्शन में भी हमें वही देखने को मिला। लेकिन भाई ख़ास बात ये है कि जब चेन्नई पहले ओल्ड प्लेयर्स को लेती थी, वो खिलाड़ी पहले से ही मजे हुए खिलाड़ी होते थे और उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ होता था। जैसे बात करें अंबाती रायडू, अजिंक्य रहाणे और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जैसे कि शिवम दुबे। ये खिलाड़ी जो हैं टैलेंटेड थे और ये खिलाड़ी सिर्फ अपनी फॉर्म के तलाश में थे। वही बात करें इस साल के ऑक्शन में, तो इस साल के ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी और दीपक हुडा जैसे प्लेयर्स को अपने मिडल ऑर्डर में शामिल करने के लिए लिया। बात करें इन खिलाड़ियों की तो भाई सबसे पहले बात करते हैं राहुल त्रिपाठी की, जो कि लगभग 2-3 सालों से स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। और पिछले साल सनराइजर्स हैदराबाद ने इन्हें बहुत सारे मौके भी दिए जहां ये बुना नहीं पाए और लगातार फ्लॉप रहे। विजय शंकर की बात करें तो भाई विजय शंकर मेरे हिसाब से मोस्ट ओवररेटेड प्लेयर हैं। इनका पता नहीं क्या है, ना ये मिडल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग कर पाते हैं, ना ये ऊपर बैटिंग कर पाते हैं। और आईपीएल में इनका कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं है कि किसी साल इन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की हो। 10-15 मैचों में एक आध बार अच्छी पारी खेल देते हैं, लेकिन बहुत ही ख़राब प्लेयर है। मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स की ये पिक बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वहीं बात करें दीपक हुडा की, तो दीपक हुडा का 2023 का सीज़न बहुत ही अच्छा था। उन्होंने इंडिया के लिए भी उसी साल खेला, लेकिन उसके बाद से उनका जो फ्लॉप है वो लगातार चलता रहा। वो बहुत ज़्यादा फ्लॉप रहे और अपनी बैटिंग में स्ट्रगल करते हुए दिखे। और चेन्नई सुपर किंग्स ने ऐसे ही ख़राब खिलाड़ी को अपने ऑक्शन में पिक किया, जबकि उनके पास ऑप्शन बहुत सारे थे। भाई बात करें विदेशी प्लेयर्स की, तो विदेशी प्लेयर्स में भी चेन्नई ने ज़्यादा सोचा नहीं, उन्होंने डेवन कॉनवे को ख़रीदा। मानता हूँ भाई कि डेवन कॉनवे एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन डेवन कॉनवे को आपने फिर से अपने ऑक्शन टेबल में ख़रीदा, जबकि आपके पास डेवन कॉनवे पहले से मौजूद थे और उन्होंने उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस आपके लिए नहीं दी थी, क्योंकि आपके पास उसी तरह के खिलाड़ी आपकी टीम में पहले से ही शामिल है। जैसे बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की, ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे का जो खेलने का तरीका है वो बिल्कुल ही सिमिलर है और आप अपनी टीम में एक जैसे 2 खिलाड़ियों को अपनी टीम में नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि इससे आपकी टीम का जो मैनेजमेंट है थोड़ा स्लो हो जाता है, आप ज़्यादा रन नहीं बना पाते हैं। और यही कारण है कि आपने फैफ डु प्लेसिस, अगर आपको एक्सपीरियंस प्लेयर लेना था तो फैफ डु प्लेसिस को अपनी टीम में पिक कर सकते थे, जो कि एक शानदार खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस भी उनके पास है। और मात्र 2 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स ने उनको अपनी टीम में शामिल किया था, तो आपको ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने इस साल के ऑक्शन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पता नहीं किस तरह की ऑक्शन टेबल में जाकर किस तरह के खिलाड़ियों को अपनी टीम में पिक किया। वहीं बात करें चेन्नई ने जिन खिलाड़ियों को छोड़ा, भाई लास्ट ईयर की बात करें जब चेन्नई सुपर किंग्स अच्छा की थी और लगभग प्लेऑफ में पहुंचते रह गई थी, उसका मेन रीज़न था उनकी मिडल ऑर्डर बैटिंग। भाई ऋतुराज गायकवाड़ तो ओपनिंग में अच्छा कर ही रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अजिंक्य रहाणे, मोइन अली और शिवम दुबे जैसे धाकड़ प्लेयर चेन्नई सुपर किंग्स के पास थे, जो कि स्ट्राइक रेट अच्छा करके चलते थे, जिसके कारण चेन्नई सुपर किंग्स एक अच्छे स्कोर तक पहुँच जाती थी। लेकिन इस साल की बात करें तो इस साल बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मिडल ऑर्डर में बहुत ही ज़्यादा स्लो प्लेयर विजय शंकर, दीपक हुडा जैसे खिलाड़ी मिडल ऑर्डर में खेलते हैं। और रविंद्र जडेजा, भाई मिडल ऑर्डर में रविंद्र जडेजा भी एक स्लो प्लेयर ही हैं। अगर आप उनका स्ट्राइक रेट ओवरऑल आईपीएल करियर में देखेंगे तो 130 से भी कम का है। इससे पता चलता है कि जो रविंद्र जडेजा हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्लो खेलते हैं इस कंपेयर टू अदर टीम्स। भाई अदर टीम्स की बात करें तो जैसे सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो उनके पास
फिनिशर के तौर पर हेनरिच क्लासन हैं जो कि मिडल ऑर्डर में बैटिंग कर लेते हैं। केकेआर की बात करें तो उनके पास आंद्रे रसल हैं, रिंकू सिंह हैं। सभी टीमें ऐसे प्लेयर्स के साथ लास्ट में रखना चाहती हैं जो कि तेज खेले, एक्सप्लोसिव हों और अपनी टीम को एक अच्छे टारगेट तक पहुंचा सके। वहीं बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो चेन्नई सुपर किंग्स में महेंद्र सिंह धोनी इकलौता ऐसा नाम है जो कि लास्ट में एक अच्छा फिनिशिंग टच दे देते हैं। लेकिन भाई महेंद्र सिंह धोनी की भी जो एज है वो हो चुकी है और वो भी 43 ईयर्स के हो चुके हैं। इतने एज में उनसे इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना ये ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा कि उनकी गलती है पूरी टीम की, पूरी मैनेजमेंट की। आपने ऑक्शन में कोई भी एक्सप्लोसिव प्लेयर नहीं लिया। वही बात करें और प्लेयर्स की, सैम करन, भाई सैम करन भी स्ट्राइक रेट उनका भी बहुत ज़्यादा कम है, वो भी लास्ट में उतनी अच्छा फिनिशिंग टच नहीं दे पाते हैं और यही चेन्नई सुपर किंग्स की डाउनफॉल का एक बड़ा रीज़न है। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग की। भाई चेन्नई सुपर किंग्स के पास साल दर साल बहुत अच्छे प्लेयर्स रहे हैं, जैसे सुरेश रैना। भाई जब तक सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स के पास थे उनको कभी भी स्कोर के लिए परेशानी नहीं होती थी। और इस साल के ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने किसी भी ऐसे प्लेयर्स को अपनी टीम में नहीं पिक किया जो कि स्कोर गति बढ़ाने के लिए खेले, ना कि अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेले। और बात करें इस साल चेन्नई सुपर किंग्स जो है लगातार 5 मैचेस हार गई है और वहीं अपने घर पर 3 मैच। भाई चेपॉक जो कि चेन्नई का गढ़ कहा जाता है, जहां चेन्नई को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, यहाँ इस साल की बात करें तो चेन्नई जो है लगातार 3 मैच चेपॉक में हार गई। पहले आरसीबी से जो कि 17 सालों से चेन्नई सुपर किंग्स को उनके घर पर नहीं हरा पाई थी। फिर दिल्ली कैपिटल्स जो कि लगभग 15 सालों से चेन्नई सुपर किंग्स को उनके घर पर नहीं हरा रही थी। और फाइनली कोलकाता नाइट राइडर्स भी कल चेन्नई सुपर किंग को हरा दी, जो कि 2015 के बाद हराने में कामयाब रही है। भाई आखिर क्या रीज़न है कि चेन्नई सुपर किंग्स अपने घर पर ही नहीं जीत पा रही है? भाई इसका एक और मेन रीज़न है चेन्नई सुपर किंग्स की खराब सोच। भाई चेन्नई सुपर किंग्स जब पहले बैटिंग करती है तो उनके मन में पहले से ही टारगेट रहता है 160, 170, 180। भाई आप अगर इतना सोच कर चलोगे तो आप 140-50 में ही ढेर हो जाओगे। आप आजकल की जनरेशन आप देख सकते हैं भाई कि सारी टीमों जो हैं 220, 230 के पीछे जाती है, तब जाकर वो 200 पहुंचती है और वहाँ भी 200 का टारगेट सेफ नहीं कहा जा सकता। और इतने में आप पुराने ज़माने की सोच रखोगे, इतना ज़्यादा स्लो खेलोगे कि आपकी टीम मात्र 170-80 रन बनाने के लिए खेलेगी, तो बॉलर्स के लिए क्या रहेगा? भाई अगर आपके पास कितने भी अच्छे बॉलर्स क्यों ना हो, अगर आप ज़्यादा रन नहीं रखोगे बोर्ड पर और इम्पैक्ट प्लेयर के रूल आने के बाद टीमें और ज़्यादा तेज़ खेलने लगी हैं और कोई भी स्कोर सेफ नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह का माइंडसेट चेन्नई सुपर किंग्स का है, जो कि चेन्नई सुपर किंग का हार का सबसे बड़ा कारण है। सुरेश रैना की बात करें तो भाई सुरेश रैना का ओवरऑल स्ट्राइक रेट आप देखोगे तो 136 का है, मतलब एक अच्छा प्लेयर जो कि मिडल ऑर्डर में तेज़ गति से बल्लेबाजी करता है। और चेन्नई सुपर किंग्स ने सुरेश रैना के बाद किसी भी ऐसे प्लेयर्स पर बोली नहीं लगाई जो कि सुरेश रैना की तरह मिडल ऑर्डर में तेज़ गति से बल्लेबाजी करे, और यही चेन्नई सुपर किंग्स की डाउनफॉल का एक बड़ा रीज़न है। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स कैसे कमबैक कर सकती है। भाई चेन्नई सुपर किंग्स के 6 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें चेन्नई सिर्फ 1 मैच जीती है जो कि मुंबई इंडियंस के साथ था, और 5 मुकाबले लगातार हार कर आ रही है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स को कमबैक करना है तो भाई उनके माइंडसेट को उन्हें चेंज करना होगा और ज़्यादा एक्सप्लोसिव होना होगा, नए प्लेयर्स को मौका देना होगा। चेन्नई के पास शेख रशीद, वंश बेदी जैसे यंग टैलेंट हैं जो कि चेन्नई सुपर किंग्स को मौका देना होगा, तभी पता चलेगा कि भाई वो किस तरह के खिलाड़ी हैं। भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको 2022 मतलब 2020 का सीज़न अगर भाई आपको याद हो तो चेन्नई सुपर किंग जो है उस साल फिनिशिंग में जो है लास्ट में बॉटम में फिनिश की थी। लेकिन उस साल चेन्नई सुपर किंग के लिए एक चीज़ अच्छी हुई थी कि उन्होंने लास्ट के 3 मैचेस में ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया था। भाई उन तीनों मैचों में ऋतुराज गायकवाड़ लगातार 350 मार दिए थे, और अगले साल ही चेन्नई सुपर किंग्स ने सारे मैच ऋतुराज को खिलाए, और अगले साल चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने सबसे ज़्यादा रन बनाए और ऑरेंज कैप भी अपने नाम की। मतलब चेन्नई सुपर किंग्स नए प्लेयर्स को बहुत कम चांस देती है, लेकिन यही इनकी ख़राब आदत है। भाई आपको यंग टैलेंट्स को मौका देना होगा, तभी पता चलेगा कि वो किस तरह के खिलाड़ी हैं। जैसे ऋतुराज गायकवाड़
उभर कर आए और आज वो इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स में गिने जाते हैं, यंग प्लेयर्स में। तो आपको और भी नए प्लेयर्स को मौका देना होगा। आपकी टीम अगर प्लेऑफ में नहीं पहुंच रही है तो आप नए प्लेयर्स को मौका दीजिए, देखिए कि वो किस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो ये है कुछ रीजन जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के डाउनफॉल के हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।